दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की शुरुआती जांच में कई अहम तथ्य सामने आए और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि संदिग्ध आरोपी ने हड़बड़ी में धमाका कर दिया। इतना ही नहीं, धमाके में इस्तेमाल किया गया आईईडी पूरी तरीके से विकसित नहीं था और यही वजह है कि ये जो धमाका बेहद सीमित दायरे में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करें, दोषियों का पता लगाएं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल की शॉप पर भीड़ थी और वहां पे धमाका हुआ और वहां भगदड़ मच जाती है। चांदनी चौक की तंग गलियों में भी लोग भागते नजर आए और ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास कल शाम 6:52 पर हुआ था। अब तक 12 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। अब तक 2 शवों की पहचान हो गई है। बाकी शवों की जो पहचान होगी वो डीएनए टेस्ट से की जाएगी। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ यह धमाका न सिर्फ राजधानी को हिला गया, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे परिवारों के घरों में भी मातम ला गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से आए मजदूर, ड्राइवर, दुकानदार और कामगार इस हादसे के शिकार बन गए। जिसने वो काम करा उसका तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और गरीब लोग हैं, जिसका जो बड़ा भाई है उसकी किडनी खराब है, वो अभी 20-22 साल का है। 4 बहनें हैं घर में, बाप भी बुढ़ा हो रहा, कोई सहारा नहीं है। यो ही था कि अल्लाह दुकान चला रहा था, यो खर्चा पानी घर में चल रहा था, तो खत्म ही हो गया सारा मामला। 3 लावारिस लाश थी इसके अंदर, मोर्चरी के अंदर, जिसका कोई नाम पहचान नहीं हो पाया था। बाकी का पहचान हो रखा है। मोर्चरी में भी 10-12 लाश है। जो 3 लाश था जिसकी पहचान नहीं थी, उसमें एक लाश मेरा है जो 3 नंबर का है। वो न्यूज में दिखा रहा था कि इतना लोग को, मतलब न्यूज में दिखा रहा था कि इतना यहाँ से लोग गए थे। देवरिया जिला से मेरा भाई गया था। मेरे भाई को थोड़ा कम चोट लगा है, लेकिन सही है। हम बस चाहते हैं कि मेरा भाई सही सलामत घर पे चला है। एक मेरा भाई नहीं खत्म हुआ, पता नहीं कितने सैकड़ों खत्म हो गए वहाँ पर, जिसकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। नहीं, मेरा भाई का कुछ भी नहीं है, ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। एक कपड़े से उसका पहचान किया गया। जानकारी हम टीवी में जब देखा जी कि बम विस्फोट वहाँ हो गया, अगल बगल क्वार्टर करे उनके, तो हम बड़े वाले लड़के के पास फोन की कि देखो सही सलामत हो सब है, कि वो बम दगा है। तो वो सब जब घेरे लागे तो इनके माझिल वाले लड़का का फोन स्विच ऑफ। फिर और खोज की तो पता लग कि बम विस्फोट वहाँ खत्म हो गया। आज शाम तक ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत जुटाए, जिनमें i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसके पार्ट्स, गियर, चेचिस, सीएनजी सिलेंडर, बुलेट के पार्ट्स समेत कुछ दूसरे हिस्से शामिल हैं। कल से इन सबूतों की जांच शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धमाके से पहले 3 घंटे तक कार सवार डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी मेट्रो की पार्किंग में बैठा था। पार्किंग सीसीटीवी से इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि अब कार ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि ब्लास्ट में जान गंवाने वाले परिवार वालों को
10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो लोग पूरी तरीके से दिव्यांग हो चुके हैं उन्हें 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और घायलों के पूरे इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक I-20 कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है और वो पुलवामा का रहने वाला है। उसने विस्फोट में खुद को उड़ा लिया। उसके DNA टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके माता और पिता दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर धमाका हुआ और जिस सफेद I-20 कार का इस्तेमाल किया गया था उसका CCTV फुटेज भी सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकलकर कार में काला मास्क पहने शख्स बैठा था। वो उमर नबी था। पुलवामा से ही उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और इधर हरियाणा के फरीदाबाद से एक महिला डॉक्टर शाहिद की गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की यानी जमातुल मोमिनात की हेड थी। पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसकी चीफ थी और उसने डॉक्टर शाहीन को इसकी जिम्मेदारी इंडिया की दी थी। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि ब्लास्ट आत्मघाती हमला नहीं था बल्कि घबराहट में किया गया था। दिल्ली NCR और पुलवामा में छापों के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से जो संदिग्ध था उसके ऊपर दबाव बढ़ गया और फिर उसने जल्दीबाजी में यह कदम उठाया। बम पूरी तरीके से तैयार नहीं था और इसलिए जो ब्लास्ट का असर सीमित था। धमाके से गड्ढे नहीं बने और न ही कोई छर्रा या फिर प्रोजेक्टाइल मिले। धमाके के समय कार चल रही थी। IED ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। संदिग्ध ने आत्मघाती कार हमले में सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया। न उसने किसी टारगेट से में कार घुसाई और न ही टक्कर मारी। पैन इंडिया अलर्ट और कार्रवाई के चलते एक बड़ा हमला टल गया है। लखनऊ में UP ATS ने डॉक्टर शाहीन के घर पर जाके तलाशी ली और शाहीन के पिता सईद अंसारी ने मीडिया से कहा कि अधिकारी आए थे, उन्होंने घर की तलाशी ली। हमने पूछताछ में सारी बात उनको बताई। इस दौरान भारत 24 के संवाददाता नीलेश चौहान मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर शाहीन के पिता शाहिद के मकान पर जो कि खंदारी बाजार इलाके में है स्थित, वहीं पर मैं मौजूद हूं। 121 नंबर मकान है। ये मकान बंद है, छापेमारी खत्म हो चुकी है। जो डॉक्टर शाहीन के पिता हैं वो अंदर मौजूद हैं। उनसे 1 घंटे तक पूछताछ चली। मीडिया के लोगों ने भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि मकान बंद है। लेकिन आज अगर हम लखनऊ की बात करें तो डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर भी सुबह ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची थी। ताला पड़ा हुआ था, ताला तोड़कर एजेंसियां अंदर एंटर हुई हैं, जहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं। और यहां पर भी 1 घंटे तक पूछताछ हुई है। कहीं ना कहीं अब इस पूरे सिंडिकेट को जोड़ा जा रहा है कि कौन कौन से लोग डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। पूछताछ में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इनके पिता ने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बताया है कि फोन पर कभी कभी डॉक्टर शाहीन से इनकी बातचीत होती थी। डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें तो मुजम्मिल के संपर्क में वो थी। बताया जाता है कि उनकी महिला मित्र हैं और ऐसे में डॉक्टर शाहीन के गाड़ी से AK-47 बरामद होना, विस्फोटक बरामद होना, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के साथ साथ पूछताछ भी की जा रही है। पूरी कड़ी जोड़ने का काम किया जा रहा है क्योंकि जो गाड़ी डॉक्टर परवेज के घर के बाहर अल्टो 800 बरामद हुई, जो खड़ी हुई है, उस पर नंबर सहारनपुर का है क्योंकि इससे पहले भी एक डॉक्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है कि किस तरीके से एक डॉक्टरों का सिंडिकेट हिंदुस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की उसकी संभावनाएं हैं। उसके अलावा अभी तक एक और जानकारी निकलकर सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन जैश-ए मोहम्मद की भारत की कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जैश-ए मोहम्मद के लिए नई महिलाओं को अपनी टीम में भर्ती करेंगी जो इस तरीके की गतिविधियों में जो है साथ देंगी या कहा जा सकता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। तो उन तमाम पहलुओं पर पर्दा हटेगा, लेकिन लगातार जांच एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ, सहारनपुर में अलग अलग एजेंसियों ने पूछताछ की, छापेमारी की। उसके अलावा फरीदाबाद में, हरियाणा में, गुजरात में
दिल्ली में, तो तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे केस की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है। जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आई है उससे ये साफ होता है कि डॉक्टर शाहीन जैसे मोहम्मद के भारत के कमांडर के रूप में, महिला विंग के कमांडर के रूप में काम कर रही थी। फिलहाल देखना होगा पूछताछ में और कौन कौन से चेहरे हैं जो बेनकाब होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद से विस्फोटक और AK-47 बरामद हुए, तो कोई बड़ा कांड करने की फिराक में ये लोग थे या कोई और बड़ी साजिश रची जा रही थी। क्योंकि जिस डॉक्टर शाहीन के पिता सईद अंसारी ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद शोएब है जो मेरे साथ रहता है, और दूसरी बेटी डॉक्टर शाहीन, और तीसरा मेरा बेटा है डॉक्टर परवेज अहमद अंसारी। बेटी डॉक्टर शाहीन शाहिद के बारे में उन्होंने बताया कि आतंकी होने के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। सेकंड हैंड गाड़ी उनके पास है। पूरी बात नहीं बता सकते। परवेज के पास गाड़ी है, इनकी शादी हो गई है। उनके पति कहाँ रहते हैं? उनके पति जो है महाराष्ट्र में, मेरे पास एड्रेस नहीं है। वहीं दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सुरक्षा सभी जगहों पर, खास करके पब्लिक प्लेसेस पर कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाते हुए नज़र आपको आ सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद निश्चित रूप से सुरक्षा हर जगह पर कड़ी कर दी गई है, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को सहूलियत के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे साफ तौर पे कहती है कि सुरक्षा उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा यात्रियों की बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में चेकिंग हो करके जाना बैगेज का यहाँ पर और तमाम यात्रियों का भी ये बताता है कि सुरक्षा पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। और कहा जा सकता है कि इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद सुरक्षा हर पब्लिक प्लेसेस की बढ़ाई जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कह दिया था कि देश के बड़े स्टेशनों पर और हर स्टेशन पर कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा कड़ी रह सके, और ऐसे में ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। भारत 24 की टीम पहुंची, यहाँ पर तमाम कर्मियों से बात भी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी की चेकिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो बैगेज है उसकी भी चेकिंग की जा सके, ताकि जो यात्रियों की सुरक्षा है वो प्रमुखता स्वरूप से शामिल रहे। और इसका मतलब साफ तौर पर है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन और कोने कोने पर पूरी तरह से सुरक्षा मुस्तैद बरती जा रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट सामने आए हैं उसके क्या कुछ इनपुट नज़र आते हैं, क्या कुछ जो एजेंसियां हैं वो पता लगा पाती हैं। लेकिन दुखद हादसा सामने आया उसके बाद अब दिल्ली में पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ती जा रही है। कैमरामैन परवेज के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो एक तरफ दिल्ली समेत पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ एनआईए जांच कर रही है। एफएसएल की टीम ग्राउंड जीरो पे जाके जांच पड़ताल कर रही है, तमाम अहम सबूत जुटाए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आप घटनास्थल पर मौजूद है। खबर है कि वहां पे एफएसएल की टीम ने करीब 42 ऐसे सबूत जुटाए हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस पूरी घटना में अगर हम देखें लगातार जिस तरीके से जो जांच की प्रक्रिया है बहुत तेज़ गति के साथ चल रही है, और अभी भी मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं यहां पर पूरी तरीके से इस हिस्से को बंद रखा गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी आसपास के इलाके हैं, इस पूरे घटना स्थल से जो जुड़े हुए स्थान हैं, अभी भी लगातार वहाँ से जो जाँच के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लगातार जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो जुटा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो है जो गाड़ी की जिस गाड़ी के बरकच्चे उड़ गए थे आसपास में, लगातार वो जो उसका मलबा पड़ा हुआ था, उस गाड़ी के मलबे को पूरी तरीके से एकदम सील किया गया और उसके बाद से यहाँ से उसको लेकर के जाया गया है। यानी एक एक कड़ियों की जो जांच है वो लगातार जो एजेंसियां उनके तरफ से की जा रही हैं। अगर बात करें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की, तो उनके तरफ से भी लगातार 40 से 42 जो अलग अलग जो सैंपल हैं, जो सबूत हैं, जो यहाँ से वो एकत्रित किए गए हैं, वो भी लगातार उसमें जो जाँच की प्रक्रिया वो की जा रही है। इस
पूरी घटना के बाद से अगर आज बात करें तो पूरे दिन लगातार बैठकों का भी दौर चला है। गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस पूरी घटना की जो निगरानी है लगातार जो गृह मंत्रालय है वो कर ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए जगह जगह पर जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए, खास करके राजधानी दिल्ली की अगर बात करें वो भी देखने को मिल रहे हैं। और इस पूरी घटना के अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से इस पूरे हिस्से की बात करें तो जितने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं वो अभी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। और आप देखिए कि जब इन कड़ियों को जोड़ने की अगर हम बात करें इस पूरी घटना के बाद से तो सीसीटीवी के माध्यम से ही तमाम जो कड़ियां हैं वो निकलते नजर आईं। जो अलग अलग फुटेज निकल करके सामने आए वो बताते हैं कि किस तरीके से ये प्लानिंग रची जा रही थी, कितने दिन पहले से जो गाड़ी है वो मूवमेंट कर रही थी, कितने घंटे पार्किंग में लगातार वो गाड़ी रही। तो ऐसे तमाम जो मूवमेंट हैं वो दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट कर ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरी घटना के बाद से इस हिस्से की अगर हम बात करें अब आने वाले दिनों में अब इन हिस्सों में जो सुरक्षा के बंदोबस्त है उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खास करके जो पार्किंग स्थल हैं वहां पर आपको सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि लाल किले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं दिन भर में और उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद अंदर उनको प्रवेश देना एक बड़ा चैलेंज जरूर रहता है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ पूरा देश कहीं ना कहीं से हिल के रह गया और अब इस पूरी घटना के बाद से इस पूरे हिस्से में आने वाले दिनों में सुरक्षा में जो बदलाव वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जो भी बड़े पार्किंग स्थल हैं राजधानी दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं जहां पर दिल्ली में पार्किंग बनाए गए हैं, गाड़ियों की जो पार्किंग होती है वहां पर भी सुरक्षा के मानकों का खास ख्याल रखने की हिदायत जो है वो दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो निकल करके आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज आपने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की अगर बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें तो इस पूरी घटना में जिन मुआवजे का भी जो ऐलान है वो जरूर किया गया है। वो जो धनराशि है वो उन लोगों को दी जाएगी। लेकिन इस बीच जो जांच की प्रक्रिया है वो लगातार चले, दिल्ली से लेकर के सहारनपुर हो या फिर अगर हम बात करें घाटी तक, लगातार जो जांच की प्रक्रिया वो की जा रही है। और जिस तरीके का ये पूरा जो मॉड्यूल तैयार किया गया था राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए, इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी घटना प्लान की गई, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का एक बड़ा स्वरूप निकल करके सामने आता है। एक बड़ा अटैक करने की कोशिश थी, लेकिन जो हमारे पुलिस के जवान हैं या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, क्योंकि लगातार इससे पहले ही गिरफ्तारियों का जो दौर था वो शुरू हुआ। और आनन फानन में आपने देखा कि जिस तरीके से जो ये गाड़ी का मूवमेंट करना, घंटों पार्किंग में बैठ करके इंतजार करना, ये वो कड़ियां हैं जो बताती हैं कि धीरे धीरे करके पुलिस बिल्कुल अब इस मॉड्यूल के नजदीक पहुंच गई थी। इसीलिए ये आनन फानन में इस तरीके की ब्लास्ट जैसी स्थिति बनी है। अब ये भी जांच किया जा रहा है कि अभी भी इनके नेटवर्क और कहां-कहां जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं आप देखिए कि सभी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। तो क्या चलिए गौरव, तमाम डॉक्टर्स हैं और अब जांच की जा रही है। और यहाँ भी बात सामने आई कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही थी उससे घबरा कर उसने जो है यहाँ पर ये बिना प्लानिंग के धमाका कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी बातचीत के लिए आपका।